हेलो दोस्तों, आज भारत के एक काले दिवस की बरसी है। भारत का काला दिवस खालिस्तान के नाम पर जो एक आंदोलन चला या फिर वो एक षड्यंत्र था, उसके लिए जो बरसी चलाई गई या उसकी जो बरसी है वो आज है। यहाँ ये काला दिवस इसलिए क्योंकि हमारे देश को बांटने की एक कोशिश की गई और जिस तरीके से बांटने की कोशिश की गई और भटके हुए नौजवान और भटके हुआ एक ग्रुप ने जिस तरीके से एक धार्मिक समूह के अंदर या धर्म स्थान के अंदर जिस तरीके का मौत का तांडव खेला या सेना और उनके बीच जो मौत का तांडव खेला गया, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूं। अब ये एक आंदोलन था या एक षड्यंत्र था, उसके ऊपर पूरे तरीके से डिस्कशन की जाएगी। एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, तो दोस्तों असलियत में अपना ओपिनियन बिल्डअप करने से पहले प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं अपने कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं कि वो आधा अधूरा वीडियो देखकर अपने मेरे पूरे वीडियो का एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद अपने बायस्ड कमेंट्स जो हैं वो नीचे लिखते हैं। तो पहले मेरे बारे में सोचने से पहले या मेरे बारे में या मेरे इस वीडियो के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले पूरा सुन लीजिएगा, तब कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों, जो ये टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले मैं छोटी सी आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए कोरोना पीरियड के अंदर बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स चालू किया है। अब ये क्यों चालू किया है? क्योंकि इस टाइम पर लॉकडाउन है और कब जाकर ये लॉकडाउन खुलेगा किसी को नहीं पता। किसी को भी नहीं पता कि ये लॉकडाउन कब जाकर खुलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जब कब ये लॉकडाउन खुलेगा अगर किसी को मालूम ही नहीं है दोस्तों, तो हम लोगों ने बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स ऑनलाइन शुरू किया है। उसके लिए आप लोगों को बेसिक एनसीईआरटी जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट जॉब के लिए होगा, उसके लिए हम आप लोगों की प्रिपरेशन करवाएंगे और इसके साथ साथ प्रिपरेशन करवाएंगे, बेसिक एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे और उसके ठीक है, तो ये पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी बेसिक। इसके बाद आप यूपीएससी पीसीएस का पीटी और कोई भी वनडे एग्जाम की जीएस अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फीस नहीं रखी है, क्योंकि आज के दिन किसी के पास, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, पैसे नहीं हैं या हैं भी तो बहुत ज़्यादा कम है। और हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चे को कंपटीशन की तैयारी करने का अधिकार होना चाहिए और अगर टेक्नोलॉजी हमारे साथ है तो हम उसको सपोर्ट करें। दोस्तों, इसीलिए मैंने 500 रुपीज़ पर मंथ से ये कोर्स चालू किया है। इसके अंदर आप लोगों को जो भी प्रिपरेशन का प्रोसेस है मैंने आपको बता दिया। जल्दी से जल्दी दिए गए इन नंबरों पे कॉल करें, अपना मैसेज छोड़ें। कॉल कर लेंगे, मिस्ड कॉल भी होगी तो हम अपने आप कॉल कर लेंगे, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है खालिस्तान मूवमेंट। दोस्तों, हम खालिस्तान मूवमेंट की जब बात कर रहे हैं, जब हम खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट की बात करते हैं, तो असलियत में लोग जो हैं, लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये है। और सबसे बड़ी बात समझिए, मैं यहाँ पर आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा कि उसने ये किया, उसने ये किया, तब ये स्टार्ट हुआ, तब ये स्टार्ट नहीं हुआ। मेरे को इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको YouTube पे भरमार वीडियोस मिलेंगे कि किसने क्या किया था और किस तरीके से किया था। मेरे को एक एनालिसिस करना है सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग कि असलियत में खालिस्तान मूवमेंट को किन डायमेंशंस के साथ देखा जाए, और अगर वो डायमेंशंस प्रॉपर हैं तो उनके जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अगर आप उन्हें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, देन आई कैन गारंटी आप बहुत अच्छे तरीके से उसका आउटकम प्रोड्यूस कर पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसका मतलब एक एनालाइज करने के बाद उसका रिजल्ट आपके दिमाग में होगा और फिर उस मामले को असेस कर पाएंगे, जज कर पाएंगे। यहां मैं शुरुआत करता हूं खालिस्तान मूवमेंट की। और इस खालिस्तान मूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एक है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, और इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको स्टोरीज मिल जाएंगी और ये स्टोरीज सुनाने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसमें आप डेट्स देखें, उसमें आप नाम देखें, किसने क्या रोल प्ले किया वो देखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इस वीडियो में वो नहीं बताने वाला। ज्ञान जरा अगर थोड़ा डिफरेंट वे में मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं इसमें जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देख रहा हूँ।
कि भाई असलियत में जो भू राजनीति चल रही थी उस टाइम पर, दुनिया के अंदर जो उठापटक चल रही थी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही थी, भौगोलिक राजनीति चल रही थी वो, और साथ में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो उस टाइम पर चल रही थी, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। और मेरा मानना यह है कि इंडिया के अंदर जो चल रहा था और दुनिया में बाहर जो चल रहा था, उन्हीं का जो मिला जुला आउटकम जो है वो यहां आपका खालिस्तान मूवमेंट के रूप में दिखाई दे रहा है, खालिस्तान इशू के रूप में दिखाई दे रहा है। ये मूवमेंट था या एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये हम बाद में देखेंगे। और मैं एक वो वीडियो और बनाऊंगा इसके अंदर कि भाई असलियत में यहां मैं खालिस्तानियों से 10 सवाल पूछने वाला हूं, उसके बारे में भी वो वीडियो जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पीछे वाला पोर्शन उठा, ये वाला पोर्शन देखें तो यहां जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। तो अगर आप जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो यहां अलग अलग सेक्शंस आपको नजर आएंगे। एक तरफ यहां पर पाकिस्तान नजर आएगा जो अपने जन्म से ही हिंदुस्तान का दुश्मन है, और साथ में उसने 1971 में एक घाव खाया था, बांग्लादेश बना था, उसका रिवेंज लेने की पूरी सिचुएशन यहां पर थी। पाकिस्तान हर हालत में रिवेंज लेना चाहता था। दूसरा, यहां पर कोल्ड वॉर का एक इंपैक्ट था, और कोल्ड वॉर का इंपैक्ट दोस्तों ये था कि एक तरफ यूएसए ब्लॉक था, और ये जो यूएसए ब्लॉक था इसकी सबसे बड़ी खास बात ये थी कि यहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर लिविंग, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर लिविंग, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर लिविंग, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर जो थे भारतीय रह रहे थे, उनमें सिख भी थे, क्योंकि अंग्रेजी भारतीयों को आती थी, और भारतीयों को अगर अंग्रेजी आती है, इंडियंस वर वेरी वेल वर्स्ड विद इंग्लिश, तो ऐसी सिचुएशन में इंग्लिश के दम पे वो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे देशों में जाकर बसेंगे, काम करेंगे, कंफर्टेबल है। वहीं इंडिया की अगर स्ट्रेटेजिक जो दोस्ती थी वो यूएसएसआर के साथ थी, और यूएसएसआर के साथ सोवियत ब्लॉक में ये इकट्ठा हो गया था, समझे। तीसरी तरफ इसी कोल्ड वॉर को देखोगे तो एक तरफ ईरानियन रेवोल्यूशन था, एक तरफ ईरानियन रेवोल्यूशन था, इन सब को मैं डिस्कस करने वाला हूं, और दूसरी तरफ जो था वो अफगान वॉर शुरू हो चुका था। अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स को देखोगे तो कहीं ना कहीं इन सब एस्पेक्ट्स ने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पर असर डाला, लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इतनी आसान नहीं थी। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखेंगे कांग्रेस वाज लूजिंग इट्स ग्रिप इन मैनी स्टेट्स, इट्स ग्रिप इन मैनी स्टेट्स। कांग्रेस बहुत सारे राज्यों के अंदर अपनी पकड़ खोती जा रही थी। अब अगर कांग्रेस अपनी पकड़ खोती जा रही थी तो पंजाब वॉज वन अमंग देम, पंजाब वॉज वन अमंग देम, पंजाब उनमें से एक था, इतना समझ लीजिए, पंजाब जो था वो उनमें से एक था। अब जब पंजाब उनमें से एक था तो पंजाब के अंदर असलियत में राइज ऑफ अकालीज हो चुका था। अब यहीं से लड़ाई शुरू होती है, और जब ये दोनों चीजें मिली तो यहां इन दोनों का असर, आउटकम ये था खालिस्तान मूवमेंट, इन दोनों का असर था खालिस्तान मूवमेंट। तो सबसे पहले डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हम कहानी की शुरुआत करते हैं। असलियत में दोस्तों समझने की शुरुआत करते हैं कि असलियत में ऐसा हुआ क्या था, ऐसा हुआ क्या था कि ये सारी सिचुएशंस टोटली आउट ऑफ कंट्रोल होती चली गई, और एकदम से एक कुछ की नजरों में हीरो और कुछ की नजरों में विलन उठ खड़ा हुआ। असलियत में दोस्तों पूरे देश के अंदर सबसे पहले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो कांग्रेस वाज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन समय के साथ कुछ लोकल इश्यूज और बहुत सारे दूसरे इश्यूज जब उठना शुरू हो जाते हैं तो यहां से आप देखेंगे दो पार्ट्स में असलियत में डिवाइड होना शुरू हो जाते। कांग्रेस का तो वो ग्रिप थी, और यहीं पर अगर आप इस कांग्रेस को पंजाब में देखें तो पंजाब के अंदर असलियत में ग्रुप्स, इंटरनल ग्रुप्स इन कांग्रेस बन चुके थे।
एक तरफ इंटरनल ग्रुप्स इन कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप थे, और वो जो इंटरनल ग्रुप्स थे, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, और वो जो इंटरनल ग्रुप्स थे उनमें बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर राइज ऑफ अकाली जो मूवमेंट था वो अपने पीक पर था। राइज ऑफ अकाली मूवमेंट, अकाली आंदोलन जो था वो चल रहा था। अब ऐसे में ये जो अकाली मूवमेंट था इसने अपना अकाली दल बनाया, और इस अकाली दल को ऑन रिलीजियस सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। यहां असलियत में अकालियों ने क्या किया था, कंबाइंड पॉलिटिक्स विद रिलीजन, कंबाइंड पॉलिटिक्स विद रिलीजन। इन्होंने राजनीति को धर्म के साथ जोड़ दिया था, इन्होंने राजनीति को धर्म के साथ जोड़ दिया था। अब जब राजनीति जो है वो धर्म के साथ जुड़ जाएगी, जब राजनीति धर्म के साथ जुड़ जाएगी, तो यहां पर कांग्रेस के सामने चैलेंज इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस, फ्रंट ऑफ कांग्रेस क्या, कि खुद की पार्टी कमजोर है, वीक पार्टी इन स्टेट, वीक पार्टी इन स्टेट, स्टेट के अंदर एक कमजोर पार्टी थी, और अपोजिशन पार्टी वॉज यूजिंग रिलीजन एज अ वेपन। प्रॉब्लम थी, वीक पार्टी इन स्टेट और अपोजिशन वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे, अपोजिशन वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्ग डे बाय डे। यहां अपोजिशन जो है वो लगातार मजबूत हो रहा था, और जो कांग्रेस पार्टी थी वो लगातार कमजोर हो रही थी। अकाली मूवमेंट ताकतवर होता जा रहा था, और इनके लिए सबसे बड़ा वेपन था रिलीजन, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। और वीक पार्टी के अंदर जो तीन लीडरशिप थी वो सबसे ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रखी थी। एक तो थे ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, एक थे ज्ञानी जैल सिंह, दूसरे थे बूटा सिंह, इनका भी बहुत जबरदस्त नाम और सब चीजें थी, और तीसरे थे बेअंत सिंह, बेअंत सिंह। ये तीनों के तीनों जो हैं ये कांग्रेस के अंदर बहुत ताकतवर कद्दावर नेता थे, और तीनों की आपसी राजनीति ने कांग्रेस को कमजोर, खींचातानी ने कांग्रेस को कमजोर कर रखा था। बिल्कुल वैसे ही जैसे एमपी के अंदर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, और राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट हैं। और आज के दिन भी अगर आप पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो यहां पर असलियत में ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर ये लोग इकट्ठे हो रखे थे और सब चीजें। अब ऐसे में यहां सिचुएशन इस तरीके से थी कि आज नहीं तो कल कांग्रेस ने हारना ही हारना था। कांग्रेस वॉज इन सर्च ऑफ अ रिलीजियस लीडर, कांग्रेस वॉज इन सर्च ऑफ अ रिलीजियस पर्सनैलिटी टू काउंटर पर्सनैलिटी, टू काउंटर अकालीज। ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, और यही कारण है कि यहां पर एक रिलीजियस पर्सनैलिटी की जब जरूरत पड़ी तो इसी रिलीजियस पर्सनैलिटी की फॉर्म में जर्नैल सिंह भिंडरवाला का नाम आया, और यहीं से भिंडरवाला का नाम आया। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो भिंडरवाला बंगला साहिब गुरुद्वारे के अंदर शायद ट्रस्टी वगैरह होते थे, कुछ इसी पोस्ट पे होते थे। रिलीजियस आदमी थे, रिलीजियस पकड़ बहुत जबरदस्त थी, लेकिन कट्टर सिख थे, स्टॉन्च। ऐसे में जो कट्टरता जो है वो आपके अंदर अकड़ लेके आती है, कट्टरता आपके अंदर अकड़ लेके आती है। स्टॉन्चनेस कम्स विद एरोगेंस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्टॉन्च सिख थे यानी एक तरीके से सच्चे सिख थे, तो साथ में एरोगेंट भी थे।
लेकिन हाँ, पर्सनैलिटी जबरदस्त थे, बोलते अच्छे थे, लोगों पर इन्फ्लुएंस अच्छा डालते थे, और वो इतनी ताकत रखते थे कि कांग्रेस के 3 लीडर्स को भी काउंटर कर सके और अकालीज को भी काउंटर कर सके। और भिंडरवाला को यहाँ तक कहा जाता है कि एक समय में, एक ज़माने में जब भिंडरवाला जर्नल या बंगला साहिब ऑफिस में बैठते थे तो शीला दीक्षित इनकी असिस्टेंट या टाइपिस्ट हुआ करती थी, यानी वहाँ उनको असिस्ट करती थी, उनका ऑफिस वगैरह मैनेज करती थी अपने बिल्कुल ही शुरुआती दौर में शीला दीक्षित जी। अब अगर यहाँ सिचुएशन देखी जाए तो राइज ऑफ भिंडरवाला टुक प्लेस, राइज ऑफ भिंडरवाला टुक प्लेस। अब असलियत में जब भिंडरवाला का राइज होना शुरू हुआ, नो डाउट उन्होंने बहुत ही कैपेबल तरीके से, बहुत ही सक्षम तरीके से अकालीज को रोका और इंटरनल पॉलिटिक्स जो कांग्रेस की वहां पर चल रही थी उसको खत्म कर दिया, या यूं कहें कि कमजोर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही थी कि यहां पर इनकी एरोगेंस लगातार बढ़ती जा रही थी और कहीं ना कहीं ये इंदिरा गांधी को भी डायरेक्ट वे में चैलेंज करने लग गए। अब जब डायरेक्टली इंदिरा गांधी को चैलेंज करोगे तो इंदिरा गांधी चाहती क्या है भाई? इंदिरा गांधी इज द सेंट्रल लीडरशिप। इंदिरा गांधी जो है वो सेंट्रल लीडरशिप है और ये एक स्टेट में है। तो इंदिरा गांधी ने दोबारा से जैल सिंह, वो तीनों के तीनों जो लीडर्स थे उनको एक्टिवेट किया और भिंडरवाले के अगेंस्ट खड़ा होने में मदद करने लगे। यहां दोनों सिचुएशंस क्रिएट हो गई। एक तरफ इंदिरा गांधी ने जिन्हें खड़ा किया वही आकर वहां पर मठाधीश बन गए, दूसरी तरफ उन दोबारा से अब जब लोगों को सपोर्ट करना शुरू हुआ तो यहां से दोबारा से अब असलियत में इन्हीं को कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। यहां से कांग्रेस के अंदर भिंडरवाला क्योंकि रिलीजियस एक आइडेंटिटी बन चुके थे, मास बेस, मास सपोर्ट उनके साथ था, और अकालीज भी वही बात कर रहे थे जो भिंडरवाला कर रहे थे। तो भिंडरवाला को अकालीज से एक कदम आगे बढ़कर कुछ बोलना था। और ऐसे रेडिकलिज्म के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है, जब आप रेडिकल होते हैं, जब आप कट्टरपंथी होते हैं, तो कट्टरपंथियों के साथ अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए हर बार कट्टरपंथ का कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल, रेडिकलिज्म का कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल लेकर जाना होता है। अगर दो कट्टरपंथी बहस कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से ये होड़ करते हैं कि कौन ज्यादा एक्सट्रीम तक जा सकता है, कौन ज्यादा एक्सट्रीम तक जा सकता है, कौन ज्यादा लंबी दूरी तक जा सकता है। ये सिचुएशन यहां पर समझनी होगी, एरोगेंस। ये सिचुएशन यहां पर समझनी होगी कि यहां ये जो एरोगेंस थी वो कॉन्फ्लिक्ट लेके आता है, और भिंडरवाला को अकालीज से भी लड़ना था और भिंडरवाला को इंदिरा गांधी से भी लड़ना था। तो एक एक्सट्रीम लेवल ये आया कि यहां से एक ओल्ड डिमांड, पुरानी जो मांग थी वो उठानी शुरू कर दी कि अब हमारे को खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान, या फिर खालिस्तान से पहले इन्होंने ऑटोनॉमी मांगना शुरू किया कि हम क्योंकि एक सिख स्टेट हैं, हम एक सिख स्टेट हैं, तो जो अकाली कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, तो अपने आप को वॉरियर डिक्लेयर करने के चक्कर में, अपने आप को वॉरियर डिक्लेयर करने के चक्कर में इन्होंने अब ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें स्वायत्ता दो। दो चार चीजें, करेंसी, फॉरेन पॉलिसी, और दो चार चीजें जो भी अपने आर्मी अपने पास रखना चाहते हैं रखें, बाकी आप हमारे मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, जैसे कश्मीर के मामले में नहीं करते हैं। और इस ऑटोनॉमी को एक तरीके से पॉलिटिकल इशू बना दिया गया। यह बात चल रही है 1970s की, और यह अभी तक मामला डोमेस्टिक था। उसके बाद इमरजेंसी लगती है और सब चीजें, जब इमरजेंसी लगी, और इंडिया में जब इमरजेंसी लगी, इंडिया में जब इमरजेंसी लगी, तो इस इमरजेंसी का सबसे बुरा इफेक्ट यह था कि एंटी इंदिरा सेंटीमेंट्स अपने पीक पर थे, यानी वर ऑन पीक। एंटी इंदिरा सेंटीमेंट्स वर ऑन पीक। जो एंटी इंदिरा सेंटीमेंट्स थे वो अपने चरम पर थे। जब ये एंटी इंदिरा सेंटीमेंट्स अपने चरम पर पहुंच गए
तो ऑब्वियस सी बात है इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो था वो भिंडरवाले को मिला, और यहीं से भिंडरवाला जो था वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर चुका था। यहां पर भिंडरवाला का मास बेस बढ़ रहा है और इंदिरा गांधी का मास बेस घट रहा है। 78-79 तक यही सिचुएशन रही। लेकिन असलियत में जब यहां पर डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एट इट्स लो, बहुत ज़्यादा निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी और यहां एरोगेंस बढ़ती जा रही थी, ऐसे में इंटरनेशनल सिनारियो स्टार्टेड चेंजिंग। इंटरनेशनल सिनारियो स्टार्टेड चेंजिंग। इंटरनेशनल सिनारियो जो था इसका, अंतरराष्ट्रीय जो इनका परिप्रेक्ष्य था वो बदलने लगा। अब वो कैसे बदलने लगा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, उसे समझिए। यहां आपके सामने मैप है, इस मैप को अगर आप देखेंगे, यहां इंडिया, अब समझिए ये 4 देश हैं और यहां कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है। यहां पर कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा है। इस कोल्ड वॉर को अगर आप देखेंगे तो एक तो सोवियत ब्लॉक था, एक तरफ तो सोवियत ब्लॉक है और दूसरी तरफ अमेरिकन ब्लॉक है। और कहीं ना कहीं यहां अगर आप सिचुएशन को देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 1971 का जो शॉक था उससे बाहर आ चुका था और अब वो भारत से बदला लेने की ठान चुका था। पाकिस्तान जो है वो 1971 के शॉक से, झटके से बाहर आ चुका था। अब वो भारत से बदला लेने की सिचुएशन, बदला लेना चाहता था किसी भी सूरत में। जब वो भारत से किसी भी सूरत में बदला लेना चाहता था तो यहीं से सिचुएशंस बदलने लगी दोस्तों, परिस्थितियां यहीं से बदलने लगी कि ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ तो पाकिस्तान बदला लेना चाहता है। ईरान के अंदर 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हो चुका है और ईरानियन रेवोल्यूशन के अंदर, ईरानियन कहो या इस्लामिक कहो, रेवोल्यूशन हो चुका है और वो किसी भी सूरत में सेंट्रल एशिया या मिडल वेस्ट एशिया के अंदर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए डेडिकेटेड है। और 79 के अंदर, 1979 के अंदर यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और खास बात यह है, ईरान क्या है? एंटी अमेरिका। अफगानिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट है? एंटी अमेरिका। इंडिया 1971 में डिक्लेयर कर चुका है, इंदिरा गांधी जो हैं कि वो सोवियत ब्लॉक के साथ जाएंगी और 1980 के अंदर इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ चुकी हैं। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा से पावर में आ चुकी हैं। अब ऐसे में अमेरिका किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से यूएसएसआर को भगाना चाहता है, ताकि नहीं तो यूएसएसआर का अगला टारगेट क्या होगा? पाकिस्तान। और अगर यूएसएसआर का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा तो सीरिया के अंदर बशर अल असद का पिताजी, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन, ईरान के अंदर एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट, अफगानिस्तान के अंदर एंटी अमेरिकन गवर्नमेंट, पाकिस्तान में भी अगर सोवियत यूनियन आ गया तो इंडिया से लेकर म्यांमार, म्यांमार में भी सोवियत यूनियन को सपोर्ट करने वाली आर्मी, तो पूरे का पूरा ब्लॉक ही एंटी अमेरिका हो गया। इसलिए इस डोमिनो इफेक्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान को, अमेरिका को इस लड़ाई में कूदना पड़ा। तो अमेरिका कैसे कूदेगा? लैंड लॉक्ड कंट्री है तो पाकिस्तान के थ्रू। अब अमेरिका जाएगा किसके थ्रू? पाकिस्तान के थ्रू। अब प्रॉब्लम यह है, पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी है। अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, इंडिया सोवियत यूनियन का दोस्त है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दे। कोल्ड वॉर का पीरियड है, पाकिस्तान पे हमला कर दे। और पाकिस्तान अगर इंडिया से लड़ाई के अंदर उलझ गया, अगर पाकिस्तान इंडिया के अंदर लड़ाई में उलझ गया तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की मदद नहीं कर पाएगा, अमेरिका प्रेशर में आ जाएगा।
यहां खेल खेला गया भारत के साथ, और यहां अकेला नहीं, कई सारे खेल खेले गए और भारत को इंटरनल पॉलिटिक्स में ऐसा उलझा दिया गया कि भारत बाहर सोच ही नहीं पाया। सोचकर देखिए, ये 1980 से लेकर 1995 तक का जो काल था और खासकर 1990 तक का जो पीरियड था, वो हिंदुस्तान के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था। आप सोचकर देखिए, खालिस्तान मूवमेंट इसी टाइम पर था, खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर इसी टाइम पर पहुंचा। जो बाबरी मस्जिद या अयोध्या मूवमेंट था, उसकी जो पटकथा थी वो भी इसी टाइम पर लिखी गई। अयोध्या मूवमेंट की जो पटकथा थी वो भी तो इसी टाइम पर लिखी गई। इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना दबा दिया गया कि कुछ कहने की हद नहीं। और यहां अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने की तैयारी कर रहे हो और एक हिस्सा टूट के जाने की तैयारी कर रहा हो, तो इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स को संभालेगा या बाहर जाके लड़ेगा? यह कॉन्स्पिरेसी थी। अब ये की गई खालिस्तान के मूवमेंट में कैसे की गई, इसे समझिए। मैंने आपको बताया कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में और कनाडा और अमेरिका के अंदर बहुत बड़े नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में इंडियंस रहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी आती है। अब उन इंडियंस का ज्यादा लिंक किससे होगा? वहां के लोगों से, वहां की सरकारों से। वो वहां कमाने गए हैं तो वहां की सरकारें किसी ना किसी तरीके से उन इंडियंस को जरूर ढूंढेंगी जो पैसा कमाने में है और कहीं ना कहीं सिचुएशंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा सकते हैं। वो ढूंढे गए। उनको ढूंढने के बाद क्या किया गया? यहां पर असलियत में एक बंदे को ढूंढा गया, एक कैरेक्टर ढूंढा गया जो उनके इस एग्रेशन में फिट बैठता हो या उनके प्लान में फिट बैठता हो, और वो था भिंडरवाला। असलियत में जो भिंडरवाला ऑटोनॉमी मांग रहा था और इंदिरा गांधी उसे ऑटोनॉमी देने की जगह क्लियर वर्ड में कह रही थी कि ये एंटी इंडिया डिमांड है, नहीं दी जा सकती। बस इसी मामले ने भिंडरवाला को हवा में चढ़ा दिया, खुंदक दिला दी कि बेटा अभी तक तो ऑटोनॉमी मांग रहा था, अब खालिस्तान बनेगा। अब भिंडरवाला गुस्से में है और वो कह रहा है कि भैया खालिस्तान बनेगा, और अमेरिका से लेकर यूरोपियन कंट्रीज ऐसे किसी कैरेक्टर की तलाश में है जो इंदिरा गांधी को उसके ही देश में उलझाकर खड़ा कर दे। समझे? पाकिस्तान बदला लेने की सिचुएशन में है। यही रीजन है अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया किसको? पाकिस्तान को। हथियार वगैरह भेजे। और पाकिस्तान को सपोर्ट करने किया किसने? पाकिस्तान को सपोर्ट किया किसने? पाकिस्तान ने सपोर्ट किया भिंडरवाला को। और यहीं से सिचुएशन जो है वो एंटी इंडिया होती चली गई। भिंडरवाला को एश्योरेंस मिल चुका था कि आपको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान बैठा हुआ है। और यही रीजन है अमृतसर के अंदर जब भिंडरवाला ने जो गोल्डन टेंपल है उसके ऊपर अपना जो है सारे हथियार या सब कुछ इकट्ठा कर लिया, तो वहां पर एक पत्रकार उनसे मिलने गए, शायद बीबीसी के ही पत्रकार थे। वो मिलने गए कि आपको नहीं लगता कि आप पूरे स्टेट से भिड़ रहे हैं और सरकार तो ताकतवर है, सेना ताकतवर है, कब तक लड़ेंगे? कहते हैं जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे, नहीं तो ये खेतों से मुश्किल से 40 मिनट की दूरी पर बॉर्डर है, निकल लेंगे। सोच कर देखिए, यानी वो मेंटली प्रिपेयर थे। और कहां जाएंगे? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में उनके आका बैठे होंगे, इसीलिए तो पाकिस्तान जाएंगे। अब सवाल उठता है भारत सरकार की क्या गलती थी? भारत सरकार की सबसे बड़ी गलती थी इंटेलिजेंस फेलियर और एक आने वाले थ्रेट को पॉलिटिकल इशू, और खासकर डेमोक्रेसी में ये पॉलिटिकल इश्यूज ऐसे होते हैं कि वो मुद्दे को अगर समय रहते नहीं, और खासकर कांग्रेस की, वो कभी भी मुद्दे को समय रहते नहीं निपटाते थे, वो मुद्दे को उलझाए रखते थे और आगे बढ़ाए रखते थे कि ठीक है यार, टालते रहो, क्यों बेफालतू में करना, आराम से अपना राज करो। अगर भिंडरवाला ने जिस समय पर इंटेलिजेंस मिली कि पाकिस्तान और दूसरी शक्तियों के साथ उनका एसोसिएशन हो रहा है,
उसी टाइम पर उन्हें दबा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दबाया गया। यही उनकी सबसे बड़ी, कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने नहीं दबाया। कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने नहीं दबाया। अब क्योंकि उन्होंने नहीं दबाया, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और उसी का नतीजा यह हुआ कि, और दूसरा, जब हथियारों की खेप पंजाब पहुंच रही थी और वो गुरुद्वारा साहिब में या गोल्डन टेंपल के अंदर इकट्ठे हो रही थी, तब भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसको कंट्रोल नहीं किया। और हद तब हो जाती है जब पंजाब के डीआईजी को मारकर अमृतसर के गुरुद्वारे में दर्शन करने गए और उन्हें उसके गेट पे, गुरुद्वारे के गेट पे गोली मार दी गई और 6 घंटे तक उनकी लाश पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं था। यह सरकार की कमजोरी थी। अपनी आंतरिक राजनीति के चलते एक विलन पैदा किया और उस विलन को इतना मजबूत होने दिया कि अब वो भारत के टुकड़े करने की तैयारी में था। अब सवाल आता है कि सेना को मंदिर पर हमला नहीं करना चाहिए था, तो जितनी गुनहगार सेना और सरकार है, उतने गुनहगार वो खालिस्तानी भी हैं जो इतने हैवी रॉकेट लॉन्चर से लेकर AK-47, AK-56 जैसी गन्स, मशीन्स गन्स और आर्टिलरी, मतलब हथगोले टाइप में गुरुद्वारे में लेकर गए। गुनहगार दोनों हैं, खालिस्तानी भी कम नहीं है, वो भी गुनहगार हैं। अगर सेना के नाम पर, सेना से लड़ने के लिए आप हथियारों का जखीरा किसी धार्मिक स्थल पर इकट्ठा कर रहे हैं, तो असलियत में आपने न्योता दे दिया उस धार्मिक स्थल को बैटल ग्राउंड बनाने का। यस, बैटल ग्राउंड बनने का न्योता तो खालिस्तानियों ने खुद ही दे दिया। अब जब खालिस्तानियों ने न्योता दे दिया तो सरकार के पास या सेना के पास ऑप्शन नहीं है, वो अंदर घुस के मारेगी। फिर उसे यह समझ नहीं आएगा कि कौन सा धर्मस्थल और कैसा धर्मस्थल, वो सिर्फ एक बैटल ग्राउंड है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सीरिया के अंदर कितनी सारी मस्जिदें और कितने सारे धर्म स्थान उखाड़ फेंके गए, सीरिया में, इराक में, यस, उखाड़ दिए गए। बैटल ग्राउंड में किसी को नहीं बख्शा जाता, इंसान तो बचते नहीं है, धर्मस्थलों का क्या किया जाए। तो इसलिए जो सेना की गलती थी वो तो थी, सेना से ज्यादा सेना की मेरे को नहीं लगता कि कोई गलती थी। सेना को अगर कहा जाएगा हमें ये प्रीमाइसिस रोकना है, क्यों? क्योंकि यहां अब भिंडरवाला इतना ताकतवर हो चुका था कि अब वो खालिस्तान को एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही उसे सेपरेट कंट्री डिक्लेयर करता, वहां पर सबसे पहले तो पाकिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज, ये सारी की सारी कंट्री उसे एक सेपरेट कंट्री का नाम दे देते। और भारत में, और भले ही भारत का इस पर कब्जा होता, ये समझिए, भले ही भारत का पंजाब पर कब्जा होता, लेकिन उसके बाद ये पंजाब भी कश्मीर की तरह एक और इंटरनेशनल इशू बन जाता। अगर भिंडरवाले को हैंडल नहीं किया जाता, नहीं मारा जाता, अगर भिंडरवाला को नहीं मारा जाता, देन आई कैन गारंटी उस समय पर पहले कश्मीर एक इशू था, फिर आज के दिन ये खालिस्तान भी यूनाइटेड नेशंस में एक इशू होता और इंडिया उस पर बहस कर रहा होता कि खालिस्तान को आजाद किया जाए। दुनिया कह रही होती कि खालिस्तान को आजाद किया जाए और इंडिया कह रहा होता नहीं, ये हमारा हिस्सा है। एक राजनीतिक मुद्दा और एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान के टुकड़े हो कर देने थे। वो तो समय रहते आपकी आर्मी ने मोर्चा संभाला, पॉलिटिकल लीडरशिप ने एग्रेशन थोड़ी सी दिखाई, वरना सारी कल्प्रिट जो थे वो कांग्रेस सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक राज्य को बचाने के चक्कर में देश के टुकड़े करने की तैयारी में यहां पर थे। एक ताकत को कमजोर करने के लिए दूसरी ताकत खड़ा करना राजनीति की आदत होती है, वो मैं मानता हूं, लेकिन इतनी बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए। अब यहां ये रोल कब तक चला? 1990 तक खालिस्तान का मूवमेंट अपने पीक पर था। 1990 तक खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर था, 1991 तक। लेकिन जैसे ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ, सोवियत ब्लॉक खत्म, अब यूरोपियंस को, इनको खालिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब इंडिया, और 1992 के अंदर इंडिया ने क्या किया? मार्केट्स को ओपन कर दिया। अब मार्केट को अगर आप ओपन कर रहे हो, मार्केट खोल रहे हो, तो अब यूरोप को वैसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जो टूटा फूटा हो।
अब यूरोप को ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो बड़ा हो और मार्केट बड़ी हो, बड़ा हो और मार्केट बड़ी हो। नतीजा क्या, 91 के बाद ये खालिस्तान मूवमेंट गायब हो गया इंडियन पॉलिटिक्स से। हां, गायब, इक्का दुक्का भी नहीं दिखते थे। 90 तक जो पीक पर था, इक्का दुक्का भी नहीं दिखते थे, नहीं, नो। नतीजा क्या, मार्केट चाहिए थी ना, बहुत बड़ी मार्केट चाहिए थी। और पाकिस्तान प्लान कर चुका था, क्योंकि यहां खालिस्तानियों के खिलाफ पंजाब की सरकार ने और पंजाब के लोगों ने और सिखों ने ही हथियार उठाने शुरू कर दिए थे। सिखों ने खूब हथियार उठाए खालिस्तानियों के खिलाफ और मारा पकड़ के। नतीजा उसका क्या रहा, यूरोप से सपोर्ट आनी बंद हो गई, अमेरिका से सपोर्ट आनी बंद हो गई। पाकिस्तान ने प्लान किया कि पंजाब के अंदर तो जो आम आदमी ही पंजाब का साथ दे रहा, इंडियन गवर्नमेंट का साथ दे रहा है, तो अब खालिस्तान मूवमेंट के अंदर कोई लीडर नहीं बचा। पाकिस्तान ने अपना टारगेट शिफ्ट किया कश्मीर की तरफ, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। इस्लाम के नाम पर कश्मीर की तरफ अपना टारगेट शिफ्ट किया। और जैसे ही इस्लाम के नाम पर कश्मीर की तरफ अपना टारगेट शिफ्ट किया, खालिस्तानियों को सपोर्ट मिलनी बंद हो गई। नतीजा ये, 92 के बाद अगर आप देखते हैं तो 92 से लेकर 2014 तक आपको खालिस्तान का मुद्दा दिखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन आज सुबह क्या हुआ, और पिछले 2014 से एकदम से सिनारियो सा बदला हुआ है। क्योंकि असलियत में अब खेल को समझिए, यहां इंडिया में 2014 में एक गवर्नमेंट आई और वो आई कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट। कंप्लीट मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई। अब आप समझिए, अगर एक वीक गवर्नमेंट होगी यानी कमजोर सरकार होगी, तो कमजोर सरकार की सबसे बड़ी खास बात क्या है, उसको कैसे भी करके नट टाइट किए जा सकते हैं। और कमजोर सरकार क्योंकि टेररिस्ट ग्रुप से मजबूती से नहीं निपट सकती, इसलिए ऐसा कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप खड़ा ही मत करो, वो अपने आप ही समस्याओं में है। और कमजोर सरकार का फायदा यह होता है दूसरी शक्तियों को कि अमेरिका हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, ये अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ लेते हैं। यस, कमजोर सरकार का बहुत फायदा होता है विदेशों को। भाई पाकिस्तान में कमजोर सरकार है, उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया, इंडिया ने, चाइना ने। अफगानिस्तान में कमजोर सरकार का सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, दुनिया के बाकी देश। नेपाल में सबसे ज्यादा फायदा कौन उठा रहा है, चाइना। श्रीलंका में कमजोर सरकारें नहीं हैं तो हैं, बल्कि अभी भी, तो कमजोर सरकार का फायदा कौन उठा रहा है, चाइना। बांग्लादेश में ताकतवर सरकार है, चाइना को घुसने नहीं देते, जब मर्जी इंडिया को सुना देते हैं, जब मर्जी चाइना को सुना देते हैं। म्यांमार को देख लो, जिस देश में कमजोर सरकार है, बड़ी पावर्स आकर उस देश को ट्विस्ट एंड टर्न्स, या मतलब जिसे कहते हैं मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करती हैं, टेढ़ा मेढ़ा करने की पूरी कोशिश करती हैं, पॉलिसी बदलवा लेंगी कैसे भी करके। लेकिन जैसे ही ताकतवर गवर्नमेंट आई, कंप्लीट मेजॉरिटी की सरकार आई, स्टेबल गवर्नमेंट आई, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। नतीजा क्या हुआ, जैसे ही किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, 2014 के अंदर यह सरकार आई। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, ये इंडिया को वैसे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे जैसे कि 91, 92 से लेकर 2014 तक करते थे। यस, कितनी बार ऐसा हुआ, अटल बिहारी सरकार को अमेरिका के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनानी पड़ी है, चाइना के यूरोप के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनानी पड़ी है, दबाव में आके। यस, कांग्रेस गवर्नमेंट को भी ऐसा ही करना पड़ा है। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये तो दनादन सबको खींचे रखती है, सरेंडर नहीं करती। ट्रंप टक्कर मार मार के मर गया कि भैया ड्यूटीज कम कर दो, ड्यूटीज कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, खटपट रही, सुना देता थे। स्टेबल गवर्नमेंट है तो उसे कमजोर कैसे करोगे, उसे कमजोर किया जाएगा उसके अंदर घात लगाकर। अब वो पुराने वाले जो विलन थे जिनको शांत बिठा रखा था, अब उनको कहा होश। एकदम से कनाडा के अंदर
खालिस्तान मूवमेंट दोबारा हवा लेने लग गया। 20 साल गायब था ये, 25 साल 23 साल गायब था, एकदम से कनाडा के अंदर खालिस्तान 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 खालिस्तान, एकदम से अमेरिका में, ब्रिटेन में खालिस्तान, जहां भी देखो खालिस्तान दिखाई देने लग गया। उससे पहले कहां थे ये लोग? ये असलियत में इन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं या पाले हुए लोग हैं जो कि हिंदुस्तान के लोगों को भड़का रहे हैं। और हिंदुस्तान का यंग ब्लड, बिल्कुल यंग ब्लड, जिसको जोशीले भाषण अच्छे लगते हैं, वो शोर मचा रहे हैं। जिसको जोशीले भाषण अच्छे लगते हैं वो शोर मचा रहे हैं। काम खत्म। ये रियलिटी है और इसी वजह से वो शोर मचाने लग गए। नतीजा आपके सामने है, नतीजा आपके सामने है। खड़ा हो गया, लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहराने की कोशिश की गई, खालिस्तान की टी शर्ट्स दिखाई दे रही हैं, खुल के कह रहे हैं कि हमने एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा तो इस प्रधानमंत्री की क्या बात है। यस, जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तब वो किसान आंदोलन जाके दूसरे किसी नेता को शिफ्ट करवा दिया गया, लेकिन पीछे अभी भी वही खड़े हुए हैं और अब आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है और इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब एक डेप्थ में चाहिए होती है, समझ उसकी डेप्थ में चाहिए। केवल कहानी सुनने से आपका काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है उसको डोमेस्टिक पॉलिसी से, और डोमेस्टिक लेवल पर क्या हो रहा है उसको इंटरनेशनल चीजों से जोड़िए, तब आपको जाकर एक किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पता लगेगा, किसी भी सब्जेक्ट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पता लगेगा, अभी नहीं। धन्यवाद।